अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है सिंध आर्म्स एक्ट 2013 का। आज के इस लेक्चर के अंदर मिसलिनियस चैप्टर को हम डील करेंगे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 सेक्शन नंबर 32 से लेके और सेक्शन नंबर हमारे पास इसका आ जाता है, लास्ट सेक्शन जो है 40 इसके सेक्शन है। आज हम 8 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 32 को अगर हम देखें तो सेक्शन 32 किस चीज़ की बात करेगा। सेक्शन 32 जो है हमारे पास आ जाता है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन इन ऑक्यूपेशन, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमिसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है कि बिलफर्ज अगर एक शख्स, एग्जाम्पल से समझते हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, ठीक है। इसमें से एक जो है मिस्टर ई, ये एक्चुअल ऑफेंडर है, यानी कि सारे के सारे व्हीकल्स, सारे के सारे वेपन्स इस शख्स के हैं। अब मिस्टर ए, मिस्टर बी ये क्या करते हैं? ये गाड़ी चला रहे हैं। मिस्टर सी, मिस्टर डी क्या करते हैं? ये व्हीकल्स के अंदर बैठे हुए हैं और ये वेपन्स की केयर आफ्टर कर रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 32 कहता है कि जो भी शख्स पाया जाएगा, जो भी शख्स प्रेमिसेस में होगा और जो भी शख्स ऑक्यूपेशन करेगा, किस चीज़ का ऑक्यूपेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की या XYZ कोई भी ऐसा ऑफेंस करेगा और उसको पता है कि ये सारे जो वेपन्स हैं ये इलीगल हैं, फिर भी उसको जो है इंपोर्ट कर रहा होगा, एक्सपोर्ट कर रहा होगा, ड्राइविंग भी कर रहा होगा, तो वो सारे के सारे लोग क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो आपने PPC में पढ़ा था वो यहाँ पर इम्पोज हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 33 क्या बात करता है? इंफॉर्मेशन टू बी गिवन रिगार्डिंग सर्टेन ऑफेंसेस। इंफॉर्मेशन टू बी गिवन regarding certain offenses। सेक्शन 33 क्या कह रहा है कि एवरी पर्सन cognizant to the commission of any offence under this act shall be information to the same to the officer in charge of the nearest police station having jurisdiction, however absence rational the burden of proof shall lie upon a person giving information। इसका क्या मतलब है? इसका मकसद ये है कि बिलफर्ज मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ये तीनों के तीनों ऑफेंस कमिट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो है इलीगल वेपन्स को ऑक्युपाई करने का, इलीगल वेपन्स को होल्ड करने का। और मिस्टर डी यहाँ पर क्या करता है? ये इनको देख लेता है और देखने के बाद क्या करता है कि ये सबसे पहले क्या करेगा? नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास जाकर इन्फॉर्मेशन देगा और यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? मिस्टर डी पर होगा। यही साबित करेगा कि इनके पास ये वेपन्स हैं और मैंने इनको ये ऑफेंस कमिट करते हुए देखा है। फिर आ जाते हैं सेक्शन नंबर 33 की तरफ, 34 की तरफ, अरेस्ट एंड सर्चिस। अरेस्ट एंड सर्चिस। सेक्शन 34 क्या बात करता है? सेक्शन 34 कहता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, यानी कि इस कानून के अंदर प्रोवाइडेड है तो उससे हटके, यानी ये एक्सेप्शन है। ऑल अरेस्ट एंड सर्चिस मेड अंडर दिस एक्ट एंड अंडर एनी रूल शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द लाइन ऑफ CRPC एक्सेप्ट 103, यानी कि 103 CRPC से हट के जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो कि एक प्रोसीजर प्रोवाइडेड है उसको ही आप लेके चलेंगे। किस तरीके से? सेक्शन 46 से ऑनवर्ड जब आप देखते हैं कि सर्चिस, किसी भी शख्स को, किसी भी घर को सर्च किस तरीके से किया जाता है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो मेंशन्ड है, तो उसी चैप्टर को हम फॉलो करेंगे फॉर दिस पर्पस। उसी चैप्टर को हम फॉलो करेंगे इस पर्पस के लिए। प्रोवाइडेड डेट एनी पुलिस ऑफिसर और पर्सन प्रेजेंट एट द स्पॉट कैन बी विटनेस। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई क्या कि प्रोवाइडेड एट, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर या कोई भी शख्स प्रेजेंट हो वहाँ पर, विटनेस बनना चाहे, आई विटनेस बनना चाहे तो वो बन सकता है। डेट मीन्स के पुलिस ऑफिसर भी विटनेस बन सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स में बनते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 35 क्या बात करेगा? सेक्शन 35 ने क्या बात की? ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल। ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल
क्या ये ऑफेंस कॉग्निजेबल होंगे या नॉन कॉग्निजेबल होंगे? कह रहा है कि ऑल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल विद इन द मीनिंग ऑफ सीआरपीसी ट्रायबल बाय द कोड ऑफ सेशन, यानी कि कोड ऑफ सेशन इसको ट्राई करेगी इन ऑफेंसेस को, और सेकेंडली ये जो है सारे के सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे। सेक्शन 36 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। सेक्शन 36 कह रहा है कि नो सूट प्रोसीडिंग अदर लीगल शल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन एनीथिंग डन इन गुड फेथ इंटेंड टू बी अबाइड बाय दिस एक्ट। किसको प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पर? अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब ये है कि बिल फर्ज क्या किसी शख्स को प्रिविलेज मिल सकती है? क्या किसी शख्स को प्रिविलेज हासिल है कि इस कानून के तहत वो जो है इस कानून की खिलाफ वर्जी भी करे और फिर भी क्या हो, फिर भी उसको एक प्रिविलेज मिल रही है? तो सेक्शन 36 ने बिल्कुल सिंपल कर दिया कि बिल फर्ज अगर गुड फेथ के अंदर कोई भी शख्स क्या करता है कि कोई भी इलीगल वेपन यूज़ करता है, इलीगल वेपन रखता है किसी लॉफुल पर्पज़ के लिए, किसी भी लॉफुल पर्पज़ के लिए, तो वो रख सकता है और उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बिकॉज कोई भी ऑफेंस कमिट करने से पहले सबसे पहली चीज़ क्या होती है? इंटेंशन, मेंस रिया नहीं है तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद पावर टू एग्जेम्प्ट, पावर टू एग्जेम्प्ट, क्या किसी को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है? इफ़ गवर्नमेंट इन इट्स व्यू, सबसे पहले किसको पावर्स दे दिए? गवर्नमेंट को, कि ये इख्तियारात किसके हैं? गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं। दैट इट इज़ एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू एग्जेम्प्ट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स इन एक्सक्लूड एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्म एमिनेशन फ्रॉम द ऑपरेशनल एम्बिट अंडर दिस एक्ट, इट मे डू सो बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट। यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो पर्टिकुलर क्लास ऑफ द पर्सन्स, यानी कि एक गिरोह को भी जो है एग्जामेशन दे सकती है, या पर्टिकुलर एक शख्स को भी एग्जामेशन दे सकती है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके लिए भी क्या होगा? ऑफिशियल गजट के अंदर वो अनाउंस करेंगे, ऑफिशियल गजट के अंदर वो बताएंगे कि किस वजह से हम इनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। पावर टू मेक रूल्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन कोई अक्सर इसको नहीं पढ़ता। सेक्शन 39 को, पावर टू मेक रूल्स, किसी भी कानून को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसके रूल्स पढ़ें। किसी भी कानून को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके इंटरप्रिटेशन करने के लिए आप ज़रूरी है कि आप उसके रूल्स पढ़ें, उसके रूल्स को समझें। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट, ये आपने अक्सर सुना होगा कि गवर्नमेंट जब भी रूल्स बनाएगी तो वो क्या करेगी? वो जो है ऑफिशियल गजट के अंदर इंट्रोड्यूस करेगी, और अक्सर गवर्नमेंट क्या कर देती है? हाई कोर्ट को रूल मेकिंग पावर्स डेलीगेट कर देती है। द जुरिस्डिक्शन कंट्रोल फंक्शंस ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, किस लिए बनाएगी? पर्पस ऑफ दिस एक्ट इंश्योरिंग द फॉलोइंग मैटर्स, ताकि इन मैटर्स को इंश्योर किया जा सके। कौन कौन से मैटर्स हैं? सबसे पहले जुरिस्डिक्शन, फिर सेकेंडली आ जाता है कंट्रोल एंड फंक्शन, फिर आ जाता है आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और उसके बाद द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर्स, ग्रांट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, फॉर्म ऑफ क्यूलर ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि फ़ी ऑफ लाइसेंस भी इसके अंदर शामिल है, जो हम प्रीवियसली पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद द पीरियड ऑफ लाइसेंस कंटिन्यू टू बी फोर्स, पीरियड ऑफ लाइसेंस कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा? 1 साल के लिए होता है। फिर उसके बाद द फीस पेएबल आ गई, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका लाइसेंस इन विच द मेक्स नेम मैन्युफैक्चरर्स नंबर नेम मैन्युफैक्चरर नंबर। उसके बाद द फायर आर्म दैट मे बी यूज इन द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, फायर आर्म मे बी यूज इन कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, इन कोर्स ऑफ ट्रेनिंग द एज लिमिट
क्या उसको कोई एज लिमिट बताई जा सकती है कि अगर वो पर्टिकुलर कोई जो है ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, ट्रेनिंग का कोर्स कर रहा है, पुलिस फोर्स में चला गया है, तो क्या एग्जम्पशन है? क्या 25 साल से कम, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, तो 25 साल से कम भी आखिर कोई तो एज लिमिट होगी, 18, 20, 21, 22, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका अपील्स के बारे में, और उसके बाद एंट्री ऑफ इंस्पेक्शन प्रीमिसेस के बारे में, इनके लिए रूल्स बनाए जाएंगे। और फिर सेक्शन 40 क्या कहता है कि एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। कौन से केसेस हैं जहां पर सेक्शन 40 के तहत ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा? कह रहा कहता है एक्ट शैल नॉट अप्लाई, मैंडेटरी प्रोविजन कर दिया कि ये एक्ट अप्लाई हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। किसी भी सूरत में एक्ट कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा? पहली चीज़ तो आपने ये समझी कि ये एक स्पेशल लॉ है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन सिंध, कि ये सिंध के अंदर एप्लीकेबल है, सिंध से आउट, सिंध से हट के हमारा ये एक्ट जो है कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं है। अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ये तो मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका था कि यहाँ पर हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ की, यानी कि जो आपको लाइसेंस ग्रांट किया जा रहा है किसी भी एक वेपन का, तो वो पर्सनल यूज़ के लिए ग्रांट किया जा रहा है, प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं, ना कि आपके जो है पब्लिक सर्वेंट को। उसके बाद एनी वेपन विच इज़ एब्सोल्यूट और ऑफ इन डिप्रीहेंशन इनकेपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज अ फायर आर्म और विदाउट रिपेयर, यानी कि विदाउट रिपेयर अगर कोई किसी को यूज़ करे। उसके बाद द एक्विजिशन, पोजेशन और कैरी बाय अ पर्सन ऑफ माइनर पार्ट्स ऑफ आर्म्स एमिनेशन विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड विथ कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स अक्वायर्ड टू पजेस बाय एनी अदर पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिलफर्ज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पिस्टल है हमारे पास, ठीक है। अब ये पिस्टल आप क्या कर रहे हैं, आप इस पिस्टल को यूज़ करना चाहते हैं, ड्राइंग मेरी कोई अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। ये पिस्टल वेपन है एक किस्म का, जो कि अक्सर आपने देख लिया होगा। अब इस वेपन को आप यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जब आप इसको ख़रीदेंगे, जब आप इसको लॉफुली परचेज़ करेंगे तो पूरा वेपन परचेज़ करेंगे। लेकिन अगर बिलफर्ज एक शख्स क्या करता है, सिर्फ मैगज़ीन उठा लेता है, क्या उसका मैगज़ीन उठाना और उस मैगज़ीन को कहीं लेकर आना, क्या वो जो है उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है? तो ये लास्ट प्रोविज़न कुछ इसी तरीके की बात कर रहा है कि कोई ऐसा हिस्सा किसी पार्ट का, यानी कि फायर आर्म का या फिर किसी और आर्म का कोई ऐसा हिस्सा जिसके बगैर, जिसके एक्चुअल पार्ट्स के बगैर वो यूज़ किया ही ना जा सके। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या एक बुलेट बिना गन के यूज़ हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैगज़ीन बिना गन के किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये हमें इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा है, ये हमें इस चीज़ को समझाना चाह रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक्ट किस चीज़ के लिए था, और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं? सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 13, और उससे हटके मैन्युफैक्चरिंग का जो चैप्टर था, और कॉग्निजेंस, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ का। ये पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड चैप्टर्स हैं। और डेफिनेशन क्लासेस को समझें, बहुत ज़रूरी है। डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी समझें आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल हो किसी भी स्टूडेंट का, तो वह एनी टाइम पूछ सकता है। फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप ये देख रहे होंगे कि क्लास बड़ी शॉर्ट सर दे देते हैं और बड़ी ही स्पीड में जो है सेक्शंस को या पूरे एक एक्ट को कवर करवा देता हूँ मैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि अभी आपकी मेंटलिटी एलएलबी करने के बाद इतनी तो डेवलप हो चुकी होगी कि आप जो है, आप, मुझे नहीं लगता कि आपको मैं एसेंशियल्स ड्रॉ करवाऊँ, आपको बिल्कुल एलएलबी वाले हिसाब किताब से चलाऊँ। अब जस्ट आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया जाए किसी एक लेक्चर के अंदर भी पूरे के पूरे एक्ट का, तब भी आप को समझ में आ जाएगा उसका पर्पस और उसको किस तरीके से पढ़ना है, उसको किस तरीके से समझना है। अगर मैं एक एक चीज़, एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता हूँ तो एक किस्म के आप स्पून फिटिंग के आदी हो जाते हैं। आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश किया करें। ये ज़रूरी नहीं कि आपने क्लास ले ली, क्लास लेने से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि किस तरीके से हमने जो है एक्ट को समझना है। इसका हरगिज़ से मतलब नहीं है कि बैरक को उठाना ही नहीं है, इसका हरगिज़ से मतलब नहीं है कि स्टैट्यूट को नहीं पढ़ना। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल हो तो करें। थैंक यू, डेट्स ऑल।